हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएसटीसी सेकेंड ईयर हिंदी का सेकेंड यूनिट का नाम है मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में बात करेंगे, वार्तालाप के बारे में बात करेंगे और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट आपका 15 नंबर का है, तो कोशिश करेंगे 15 नंबर के उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कम से कम समय में चर्चा करने की, जिनसे आप 15 नंबर हासिल कर पाएँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वार्तालाप की विशेषताओं को लेकर के। विशेषताओं में देखिए, वार्तालाप मधुर होनी चाहिए, उसमें प्रभावोत्पादकता होनी चाहिए, बोलचाल की भाषा में गतिशीलता भी होनी चाहिए, बोलचाल में बनावटीपन के स्थान पर स्वाभाविकता होनी चाहिए, बोलचाल में यथोचित हाव-भाव भी होने चाहिए, बातचीत का तरीका शिष्टाचार युक्त होना चाहिए, वार्तालाप का भाव स्पष्ट होना चाहिए, वार्तालाप संबंध शुद्धता भी होनी चाहिए, जो आप बोल रहे हैं उसमें शुद्धता भी होनी चाहिए। इस तरह से ये जो विशेषताएँ हैं आपको ध्यान रखनी है, इनमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक-एक पॉइंट समझ पा रहे हैं। वार्तालाप 2 प्रकार के हो सकते हैं, सामान्य वार्तालाप और विशिष्ट वार्तालाप, ये ध्यान रखना है। सामान्य वार्तालाप प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक समझ के आधार पर कर लेता है, जबकि विशिष्ट वार्तालाप उस विषय के जानकार अथवा विशेषज्ञ लोगों के बीच में ही संभव होती है। तो वार्तालाप के बारे में ये कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं वार्तालाप या फिर मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्यों के बारे में। पहला उद्देश्य देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सुनकर समझने के महत्व को जानना होता है। मौखिक अभिव्यक्ति में वक्ता और श्रोता के पूर्व ज्ञान, पृष्ठभूमि व उसके प्रभाव को समझना होता है। आवाज़ के उतार चढ़ाव व संदर्भ के आधार पर बात को समझने की कुशलता अर्जित करना होता है। श्रवण बाधित व्यक्तियों की भाषा के विविध पहलुओं को समझना होता है। आदेश व निर्देश की भाषा एवं उसमें अंतर एवं उसके अनुरूप व्यवहार का विश्लेषण करना होता है। विभिन्न प्रकार के वार्तालाप एवं उनमें भागीदारी को समझना। जनसंचार माध्यम से प्राप्त सामग्री के विश्लेषण की समझ बनाना। बच्चे में मौखिक अभिव्यक्ति विकास हेतु आयोजित की जा सकने वाली गतिविधियों की समझ बनाना, इस तरह से ध्यान रखना है। और इसके बाद में बात करते हैं मौखिक अभिव्यक्ति के सैद्धांतिक पक्ष के बारे में। सैद्धांतिक पक्ष में देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति के सैद्धांतिक पक्ष में ध्वनि के स्वरूप का महत्व है, जिसके आधार पर अर्थ में परिवर्तन होता है। आवाज़ अथवा ध्वनि का आधार उच्चारण प्रयत्न है। हम एक ही वाक्य को लहजे के आधार पर अलग अलग अर्थ अभिव्यक्त करते हैं। जैसे, तुम क्यों जा रहे हो, इसका एक अर्थ है जाने का कारण जानना। तुम क्यों जा रहे हो, तो ये क्या हुआ कि जाने का कारण पूछ रहे हैं कि तुम क्यों जा रहे हो। और दूसरा अर्थ क्या है, जिसे नहीं जाना चाहिए, तुम क्यों जा रहे हो, तुम तो यहीं रुको, तुम क्यों जा रहे हो, ये हो गया अर्थ इसका। तो अलग अलग लहजे में हम बोलेंगे तो उसका अलग अलग मीनिंग निकलेगा। बोलते समय किस शब्द पर कितना जोर देकर के बोला गया है, उस समय मुद्रा, मुख मुद्रा कैसी थी, उस बारे में यहाँ पर ध्यान रखना है। भाषा में मृदु अथवा कर्णकटु ध्वनियों का कितना योग है, दो शब्दों, वाक्यों अथवा शब्द विशेष के उच्चारण में पूर्व, पश्चात अथवा मध्य में कितना विराम है, ऐसे कई पहलू हैं जो भाषा से सीधा संबंध रखते हैं। इससे अर्थ में भिन्नता आती है। मौखिक अभिव्यक्ति के संबंध में हम प्रारंभिक कक्षा के विद्यार्थियों से जो अपेक्षाएं करते हैं, उनमें बात को ध्यान से और धैर्य के साथ में सुनना, अपनी बात कह सकना, कविता, कहानी संस्मरण आदि आवाज़ की उतार चढ़ाव के साथ में सुना सकना, क्या, कब, कहाँ, किसे, कैसे और क्यों वाले प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्यों में दे सकना, नाटक एवं संवाद सुनकर के प्रमुख तत्व ग्रहण करना एवं परिचित परिस्थितियों के बारे में बोल सकना, हिंदी के शब्दों को स्पष्ट उच्चारण के साथ प्रवाह के साथ में पढ़ सकना, बोलते समय लिंग वचन का सामंजस्य रख सकना, पूछ सकना आदि आते हैं। तो ये कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं सुनने तथा बोलने वालों पर पृष्ठभूमि का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रश्न आ सकता है। इसमें देखिए, किसी बात को कहने अथवा मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने के तरीके पर कहने वालों की अपनी पृष्ठभूमि की छाप रहती है। सुनने वाला किसी बात का किस प्रकार तथा क्या अर्थ निकाल देता है अथवा कितना समझ पाता है, यह भी उसकी पृष्ठभूमि से ताल्लुक़ रखता है। साहित्यकार, वैज्ञानिक, चिकित्सक अथवा राजनीतिज्ञ अपनी बात को कहते समय उन शब्दों का अधिक उपयोग करते हैं जिस क्षेत्र से वे जुड़े हुए हैं। जब वक्ता और श्रोता दोनों में विषय का ज्ञान, भाषाई क्षमता व पृष्ठभूमि समान हो, तब दोनों में समझने की क्षमता बराबर होती है और वार्तालाप सहज होता है। किसी एक बात का साहित्यिक संदर्भ में कुछ अलग अर्थ किया जा सकता है, राजनीतिक संदर्भ में कुछ और अर्थ निकाला जा सकता है। कोई भी व्यक्ति मित्रों के मध्य वार्तालाप करते समय, धारा प्रवाह, भाषण देते समय या अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट करते समय ऐसे उदाहरणों का अधिक प्रयोग करता है जिसकी पृष्ठभूमि से वह जुड़ा हुआ है। वक्ता अपनी भाषा में उन्हीं शब्दावलियों, मुहावरों अथवा कहावतों का अधिक अधिक प्रयोग करता है जो उसकी पृष्ठभूमि से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न आ सकता है, परिवार बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ाने में किस प्रकार से सहायक है, इस बारे में बात करते हैं। देखिए, बच्चा परिवार में सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहता है, वहाँ अपने पारिवारिक सदस्यों से तमाम तरह की बातचीत कर सकता है, उसकी प्रत्येक हरकत पर उसके माता पिता की नज़र रहती है।
बच्चा अपनी इच्छाएं, नाराजगी, पसंद नापसंद को अपने परिवार के सामने यदाकदा कह सकता है, कहता रहता है, और परिवार के सदस्यों के बीच में हुए वार्तालाप को बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति को बढ़ाया जा सकता है। हम बच्चों को कुछ ऐसे कार्य देवें जिससे वे पारिवारिक सदस्यों से अधिकाधिक चर्चा कर सकें। ऐसे कई विषय हो सकते हैं, जैसे पारिवारिक सदस्यों से परिचय, घर में पालतू पशुओं की स्थिति, रसोई घर में माँ द्वारा पकाए गए व्यंजनों की विधि, पारिवारिक सदस्यों के रोजगार का विवरण, घर के विभिन्न कमरों की स्थिति, नल बिजली के बिल का विवरण, बिजली के खतरों से बचने के उपाय इत्यादि कार्य हो सकते हैं। ऐसे विषयों पर बच्चा माता पिता और बड़े भाई बहनों से अधिकाधिक जानकारी चाहेगा और वार्तालाप भी करेगा। इस दौरान हुए वार्तालाप से वह मूल विषय की जानकारी के अतिरिक्त कई अन्य सहायक विषय की जानकारी भी प्राप्त करेगा। इस प्रकार की बातों में अगर वह रुचि लेता है, रुचि ले सके, तो हमारा उद्देश्य इस मायने में भी सफल हो जाएगा कि वह अब पहले से ज़्यादा जानने लगा है और मौका मिलने पर कुछ अभिव्यक्त करने की स्थिति में है। इस तरह से बिंदु ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं मौखिक अभिव्यक्ति के मूल्यांकन के बारे में। मूल्यांकन का प्रश्न भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति के मूल्यांकन के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह छात्र में मौखिक अभिव्यक्ति निम्नलिखित गुणों की उपलब्धता की जांच करे, जैसे भाषिक शुद्धता है या नहीं है, विचारों की सशक्तता है या नहीं है, प्रभावोत्पादकता है या नहीं है, व्यवहारिकता है या नहीं है, अवसरानुकूलता है या नहीं है, गतिशीलता है या नहीं है, मधुरता है या नहीं है, शिष्टता है या नहीं है। तो ये कुछ बिंदु जांच करने होते हैं। इसमें देखिए, पहला बिंदु ध्यान रखना है मूल्यांकन के अंतर्गत कि कक्षा शिक्षण में बालक के व्यवहार व कार्यकलाप को शिक्षक अनौपचारिक जांच करता रहे तथा अप्रत्यक्ष रूप से बालक की मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन करता रहे। दूसरा बिंदु है मूल्यांकन का भाषण वाद विवाद प्रतियोगिता के अवसर, कविता प्रस्तुति के समय बालकों को अभिव्यक्त करने का अवसर देकर के उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। तीसरा बिंदु है मूल्यांकन का कक्षा शिक्षण के समय प्रश्नों का उत्तर देते समय छात्र शिक्षक छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन कर सकता है। चौथा बिंदु है कक्षा में परिच्छेद का भावार्थ की प्रस्तुति के साथ में शिक्षक छात्र की समझ, आत्मविश्वास, क्रमबद्धता, शिष्टता का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। पांचवा बिंदु क्या है, आशु भाषण सूक्ति का विशदीकरण के समय छात्र के भाषा ज्ञान धैर्य की जांच की जा सकती है। छठा बिंदु है दल शिक्षण की स्थिति में शिक्षक छात्र के आत्मविश्वास, नए अनुभवों के प्रति सचेत मनोभावों का प्रदर्शन तथा नेतृत्व के गुण की जांच की जा सकती है। सातवां बिंदु है किसी कहानी कविता की समीक्षा करने के लिए निर्देश देकर के छात्र के संप्रेषणता की जांच की जा सकती है। आठवां बिंदु है शिक्षक छात्रों से कहानी सुने, चित्र दिखा करके उसका वर्णन करने के लिए कहे, एकांकी अभिनय कराया जाए, समस्या समाधान के लिए कहा जाए। ऐसे अवसर पर छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ये मूल्यांकन के कुछ बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। इसी के साथ में एक प्रश्न यहाँ पर यह भी आ सकता है कि किसी भी भाषा को सुनकर के समझने में कौन कौन से बिंदु सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। पहला बिंदु है भाषा का संदर्भ किसमें है, विषय वस्तु कैसी है, भाषा का स्तर क्या है, रुचि क्या है और बातचीत क्या है। ये 5 बिंदु यहाँ पर रहते हैं। और इसी के साथ में आपको ध्यान रखना है आवाज़ के पहलू के बारे में। आवाज़ के पहलू देखिए, 5 पहलू आपको ध्यान रखने हैं। पहला है वक्ता के बोलने की गति और आवृत्ति। दूसरा है वक्ता की आवाज़ का कटु या मृदु होना। तीसरा है वक्ता की आवाज़ का स्पष्ट होना। चौथा है वक्ता की आवाज़ की तीव्रता। पांचवा है वक्ता की आवाज़ में शब्दगत भाव होना। ये कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं मौखिक अभिव्यक्ति बच्चों के विकास में किस प्रकार से सहायक है, इस बारे में। आत्मविश्वास उनका बढ़ाती है। बिना हिचकिचाहट के अपने को अभिव्यक्त करने का कौशल बच्चों में अतिरिक्त आत्मविश्वास जगाता है। ऐसे बच्चे किसी भी मौके पर अपनी बात कहने या रखने में सक्षम होते हैं, तो आत्मविश्वास की जागृति होती है। दूसरा बिंदु है नए अनुभवों के प्रति सचेत होता है। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल में दक्ष बच्चा नए नए अनुभवों के प्रति जिज्ञासु होता है। आत्मविश्वास में लबरेज होने के कारण वह अपने आसपास के विषयों, क्षेत्रों और लोगों के प्रति जानने की इच्छा रखता है। वह कक्षा में ध्यानपूर्वक सुनता है और शिक्षकों से कुछ नया जानने के लिए उत्साहित रहता है। इस तरह से ध्यान रखना है। तीसरा बिंदु है मनोभावों का प्रदर्शन कर पाता है। भाषा मनुष्य को मिला वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मनोभावों का सही तरीके से प्रदर्शन कर सकता है। मौखिक भाषा कौशल में निपुणता बच्चों को अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने में सहायक होती है। नेतृत्व के गुण के भाव आते हैं यहाँ पर। नेतृत्व का गुण देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति में निपुण बच्चे कक्षा में नहीं बल्कि समाज में भी नेतृत्व के गुणों से संपन्न होते हैं। आत्म प्रदर्शन तथा अपने गुणों को समाज के सामने रखने की कला में भी ऐसे बच्चे हमेशा आगे रहते हैं। इसी तरह से यह कहा जा सकता है कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के विकास में भाषा शिक्षक की अहम भूमिका है। भाषा शिक्षकों को चाहिए कि वह बच्चों में विभिन्न विधियों प्रोत्साहन के द्वारा इस कौशल का विकास करने में बच्चों की मदद करे। और दूसरा बिंदु क्या है यहाँ पर कि भाषा अभिव्यक्ति कौशल की नींव की मजबूती बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में जीवन भर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। वह ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रदर्शन को अभिव्यक्त कर सकने में सक्षम रहेगा। इससे उसके अंदर ज्ञान को आगे बढ़कर के पाने की इच्छा पैदा होगी
और अगला बिंदु क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक नाटक के बारे में। इसमें देखिए, जब नाटक किसी रंगमंच, टीवी अथवा रेडियो पर प्रस्तुत किया जाता है तब नाटक के तत्वों का पालन करना आवश्यक हो जाता है। यहाँ नाटक पूरी औपचारिकता के साथ में प्रस्तुत किए जाते हैं। नाटक में संवाद की भूमिका अहम होती है। ये संवाद औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसी के अनुरूप पात्रों का अभिनय भी बदलता रहता है। विषय, देशकाल एवं वातावरण के अनुसार भी औपचारिक व अनौपचारिक भाषा का प्रयोग होता है। औपचारिक नाटकों में पूरी पटकथा को पहले परखा जाता है, तत्पश्चात प्रत्येक पात्र के अनुसार संवाद लिए जाते हैं और विशेषज्ञ इसकी जांच करते हैं, तब वे रंगमंच, टीवी व रेडियो के लिए स्वीकार्य माने जाते हैं। अनौपचारिक नाटक विभिन्न ग्रामीण अंचलों में नुक्कड़ नाटक व नौटंकी के रूप में आयोजित होते हैं। इन नौटंकियों की पटकथा नहीं लिखी जाती है, पात्रों में कोई संवाद भी लिख करके नहीं दी जाते हैं। वे केवल कथा के अनुरूप अपने संवाद अदा करते हैं और अभिनय करते हैं। इसके बाद में अगला छोटा बिंदु है, श्रवण कौशल में दोष के क्या कारण है। मौखिक कार्य का अभाव, कक्षा में कठोर नियंत्रण, पाठ्य वस्तु की क्लिष्टता, अशांत वातावरण, एक साथ दो काम करना, श्रवणेंद्रियों का बाधित होना, इस तरह से श्रवण कौशल में दोष के कारण आपको ध्यान रखने हैं। और श्रवण बाधित जो छात्र रहते हैं उनको सांकेतिक भाषा प्रयुक्त होती है। उनको पढ़ाने के लिए, उनको सिखाने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। और मौखिक अभिव्यक्ति के गुणों के बारे में अगर प्रश्न आता है तो देखिए, पहला भाषिक शुद्धता, दूसरा विचारों की सशक्तता, तीसरा प्रभावोत्पादकता, चौथा व्यवहारिकता, पांचवा है अवसरानुकूलता, छठा है गतिशीलता और सातवां है मधुरता और आठवां है शिष्टता। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको सेकंड यूनिट में ध्यान रखने हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में दूर हुए हैं, आपने ठीक तरीके से सारे बिंदुओं को समझ लिया है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ में। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।